हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग चाओ के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई होती है और स्टाफ उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर इतने में चाओ को उसकी फियांसी येन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि यूतोंग अब्रॉड से वापस आ गई है, पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं उसका हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा हूँ, तो अभी हम अपनी वेडिंग पोस्टपोन करते हैं। ये सुनते के साथ ही चाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपनी फ़र्स्ट लव से इतना प्यार करता है कि 3 साल हो गए लेकिन अभी भी वो उसे भूल नहीं पाया, और अब वो वापस आ गई है तो वो उसका ख्याल रखने के लिए शादी तक को पोस्टपोन कर चुका है। फिर ये सुनते के साथ ही ये यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस उतार देती है और बहुत ही स्टाइल में यहाँ से निकल जाती है और सीधा येन की कंपनी पहुँचती है। येन की सेक्रेटरी उसे बाहर रोकने लगती है कि वो येन के ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकती, पर ये नहीं सुनती है और जाकर देख लेती है कि कैसे येन यहाँ पर यूतोंग को किस कर रहा होता है। फिर वो अंदर आ जाती है तो येन इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे आ गई, कम से कम नॉक तो करना ही चाहिए था। चाओ को बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि तुम दोनों डॉग्स की जोड़ी है। तो ये सुनते के साथ ही येन कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो, यूतोंग आखिर तुम्हारी सिस्टर है। फिर यूतोंग कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ तुम मुझसे इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि इतने सालों से मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ रह रही थी और तुम्हारी जगह ली हुई थी, और तुमसे पहले येन और मैं साथ हो चुके थे और मैं आज भी उसे पसंद करती हूँ। तो चाओ कहती है कि ऑफ कोर्स मैं रियल डॉटर हूँ तो सब कुछ वैसे भी मेरा है, तुम यहाँ पर मुझ पे तरस खाने की एक्टिंग मत करो। तभी येन से चिल्लाता है कि अब बस बहुत हो गया, यूतोंग अभी अब्रॉड से वापस इसलिए आई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसे तुम परेशान मत करो। एक काम करो, तुम अभी कुछ टाइम के लिए स्टडी करने अब्रॉड जाओ और जब तुम वापस आओगी ना तो हम लोग अपनी वेडिंग कर लेंगे। तो चाओ कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे यहाँ से अब्रॉड भगा रहे हो। तो येन कहता है कि कुछ भी मत बोलो, मैं बस इसलिए तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ ताकि कुछ टाइम के लिए मैं यूतोंग का ख्याल रख सकूँ, वो अभी ठीक नहीं है और मैंने बोला ना कि हम बस वेडिंग पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल नहीं। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं खुद उस शादी को कैंसिल कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उस पेपर को फाड़ देती है। तो येन कहता है कि देखो ये सब करके अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी फैमिली को मेरे साथ बिजनेस डील करना है और इसलिए तुम ये शादी कैंसिल कर ही नहीं सकती। तो चाओ इसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो, तुमने अपने आप को समझे क्या हुए हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर ये तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है और यूतोंग इसका मुंह पोंछती है और कहती है कि ज़रूर सिस्टर मुझ पर गुस्सा हो गई थी इसलिए ये सब कह रही थी, और फिर रोने का नाटक भी करने लगती है और कहती है कि एक बार सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दी थी कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी हूँ, इस वजह से ही मुझे फिर अब्रॉड जाना पड़ गया और अब मैं 3 साल बाद वापस आई हूँ तो भी सिस्टर अभी भी मुझसे नफरत कर रही है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छी हो और वो ही खराब है। तो यूतोंग कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, सिस्टर बहुत ही अच्छी है, बस वो गुस्सा हो गई है ना, तुम एक बार उसे मनाने जाओगे तो फिर वो मान जाएगी। तो ये कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगी, देखना अब भी कैसे वो खुद ही यहाँ वापस आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैं 3 तक काउंट करता हूँ। फिर वो काउंटिंग करने लगता है, पर यहाँ पर चाओ नहीं बल्कि इसकी सेक्रेटरी आती है और वो बताती है कि मिस चाओ तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनते के साथ ही इसे शौक लगता है और ये बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चाओ यहाँ जैसी कंपनी के बाहर निकलती है तो इसकी फ्रेंड सूजी इसे पिक करने पहुँच जाती है और वो कहती है कि तुम कार में आके बैठो, और फिर वो उससे पूछती है कि वैसे ये बताओ यूतोंग अब्रॉड से वापस आ गई है तो तुम और येन अब शादी कब करने वाले हैं। तो चाओ अपनी फ्रेंड सूजी को बताती है कि अब मैं ये शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी एक हेल्प करो, तुम्हारी रिपोर्टर से बहुत पहचान है ना, तो इस बारे में न्यूज़ लीक कर दो कि मैं उसके साथ अपनी ये शादी खुद ही कैंसिल कर दूँ। तो सूजी शॉक होकर पूछती है कि तुम तो बहुत ही डिटरमाइंड थी ना उसे शादी करने के लिए, तो आखिर अब क्या हो गया। तो चाओ कहती है कि मुझे बस शादी के लिए कोई पार्टनर चाहिए था, ज़रूरी नहीं है कि उसी से करूँगी। और फिर यहाँ येन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि चाओ ने उसकी और अपनी शादी कैंसिल होने की न्यूज़ लीक कर दी है। फिर ये सुनते के साथ ही ये बहुत ही शौक होता है और इतने में यहाँ पर फिर इसकी मॉम आ जाती है और इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने आखिर चाओ को गुस्सा क्यों दिला दिए, देखो ये शादी हम नहीं तोड़ सकते, उसकी कंपनी के साथ हमारी बिजनेस डील हुई है तो चाहे जो हो जाए तुम ये शादी नहीं तोड़ सकते हो। तो ये कहता है कि मॉम मैं कौन सा शादी तोड़ना चाह रहा हूँ, बस वो ये सब ट्रिक्स खेल रही है।
तो यन की मॉम उसे चिल्लाती है कि चाओ अपनी फैमिली की रियल डॉटर है और तुम उसे छोड़कर यहाँ फेक डॉटर के साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारी कोई काम की नहीं है, समझे? इसलिए तुम जाओ चाओ से माफ़ी मांगो और उसे मना कर उसे शादी की वापस से बात करो। तो कहता है कि रुको मॉम, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ। वो नाटक कर रही है ना, मैं जब उसे मैसेज करूंगा तो वो खुद ही आएगी। फिर ये उसे वॉइस मैसेज भेजने लगता है, पर इसे पता लगता है कि उसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर तो ये और गुस्सा हो जाता है और इसकी मॉम भी इसे कह देती है कि मैं नहीं जानती हूँ, चाओ वापस आनी चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ अपनी फ्रेंड सूजी को लेकर एक कंपनी आती है और इसकी फ्रेंड सूजी कहती है कि ये तो न्यू डिज़ाइन कंपनी है ना, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो चुकी है, तुम आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? चाओ कहती है कि वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। फिर ये लोग जैसे अंदर जाते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ चाओ को बॉस कहने लगते हैं। ये सुनते के साथ ही सूजी बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी तुम ही इस मिस्टीरियस कंपनी की बॉस हो? वाओ, तुम तो सच में बहुत ही छुपी किस्म निकली। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी फैमिली के छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। चाओ कहती है कि अभी तक मैं शादी की वजह से कंपनी के काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं अच्छे से अपनी कंपनी में फोकस करूँगी। अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी मिला है और उस पर काम करना है। फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए भेज देती है। तो इसकी फ्रेंड सूजी कहती है कि आखिर तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट मिला है? तो चाओ इसे बताने लग जाती है कि तुमने शिनचुआन कंपनी का नाम सुनी हो? तो फिर ये सुनते के साथ ही सूजी कहती है कि वही 10 बिलियन वाली इंटरनेशनल कंपनी ना, जो कि बहुत ही फेमस है। मैंने सुनी हूँ कि उस कंपनी का बॉस बहुत ही यंग है, जिसने इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी कंपनी ग्रो कर लिया। पता नहीं वो दिखता कैसा होगा। तो चाओ कहती है कि शायद अब मैं बिजनेस डील उसे करने वाली हूँ तो ज़रूर उसे मिल लूँगी, और फिर वो उसे अपना ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे में लीड शेन को देखते हैं, जो कि उसी कंपनी का बॉस है जिसके साथ अभी चाओ बिजनेस डील करने जा रही है। वो यहाँ अब्रॉड में होता है और उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि मिस चाओ मिल चुकी है। 3 साल पहले वो कंट्री चली गई थी और वहीं पर ही इतने टाइम से छुपी हुई थी और उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स ढूंढ लिए हैं और अभी वो खुद की डिज़ाइन कंपनी चला रही है और अभी उनका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। तभी मुझे उनके बारे में पता लग गया। तो शेन कह देता है कि अब मैं भी कंट्री जाऊंगा चाओ के पास। फिर हम देखते हैं कि चाओ को यहाँ पर कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि शेन यहाँ पर आ रहा है। ये सुनते के साथ ही शौक होती है कि उसने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। फिर इतने में यहाँ पर इसकी फ्रेंड सूजी आ जाती है और कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो? देखो अब तुमने अपनी लाइफ अरेंज कर ही ली हो तो चलो हम लोग क्यों ना अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ा शॉपिंग करने चले। तो फिर चाओ मान जाती है और दोनों यहाँ एक स्टोर में आकर काफ़ी सारे कपड़े और बैग्स वगैरह खरीद लेते हैं। और इसकी फ्रेंड सूजी तो बहुत ही खुश होने लगती है कि वो तो अपनी फैमिली के बिना ही इतनी ज़्यादा अमीर है। फिर जैसे यहाँ पर वो अपना कार्ड देती है पे करने के लिए, तो स्टाफ बताती है कि उसका कार्ड तो फ्रीज़ हो चुका है। और फिर इतने में स्टोर में यहाँ यूतोंग आ जाती है और वो चाओ का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये स्टोर कितनी ज़्यादा महंगी है और अब तुम्हारा कार्ड तो फ्रीज़ हो चुका होगा क्योंकि मॉम डैड को मैंने तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ, तो इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं खरीद पाओगी। चाओ कहती है कि किसने कहा, और फिर वो अपने पर्स में से एक ब्लैक कार्ड निकालती है और वो देती है। तो ये देख कर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि चाओ के पास तो अनलिमिटेड वाला कार्ड है। स्टोर में जो आए हुए और भी 2 लोग होते हैं वो भी इस बारे में सुन लेते हैं और काफ़ी शॉक होते हैं कि ये ब्लैक कार्ड बहुत ही लिमिटेड होता है और सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होता है जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो लगता है ये लड़की बहुत ही पावरफुल है। ये सुनते के साथ ही यूतुंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि मॉल के बाहर यहाँ शेन पहुँच जाता है और फिर वो चाओ से मिलने सीधा उसके सामने पहुँच जाता है और उससे बातें करने लगता है। सभी लोग यहाँ पर शेन को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है और इसने जो हाथ में वॉच पहना है वो कितने बिलियंस की है। चाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शेन कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है कि तुम 3 सालों तक भागकर चली गई थी और यहाँ पर छुपी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हारे साथ मेरी बिजनेस डील हो रही थी, तभी मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तो ये सुनकर ये सोचती है कि अच्छा, तो मैं जिस कंपनी के साथ डील करने जा रही हूँ वो इसी की कंपनी है। तभी सूजी स्लो से यहाँ पर चाओ से पूछती है कि आखिर ये कौन है, तुम्हारे इसके साथ कुछ रिलेशन है? तो चाओ कहती है कि ये मेरा ब्रदर है और हाँ भी तुम सब संभाल लो, मैं इसके साथ जा रही हूँ। और फिर चाओ शेन के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है और सूजी भी इन लोग के पीछे जाती है। और ये सब देखकर यूतुंग को बहुत गुस्सा आती है और ये सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि इसने आखिर येन के साथ अपनी शादी इतनी आसानी से क्यों तोड़ ली, क्योंकि इसने पहले किसी रिच आदमी को फंसा के रखी है
रुको मैं इस बारे में येन को बताती हूँ। फिर तो वो इस पर कितना गुस्सा होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन चाओ के साथ उसके घर पर आ जाता है और फिर उसके करीब जाकर उसे पूछने लगता है कि क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि तुम 3 साल पहले भाग क्यों गई थी। तो चाओ हमें बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो शेन की फैमिली ने उसे अडॉप्ट करे थे और वो लोग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे और उसे बहुत ही प्यार करते थे। पर फिर एक दिन शेन के डैड की मौत हो गई थी और उसके बाद कंपनी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और शेन के ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए शेन को जो लड़की पसंद करती थी उसने उसकी मॉम को किडनैप करके चाओ को धमकी दी थी कि अगर वो चाहती है कि शेन की मॉम को वो छोड़ दे तो वो चुपचाप से शेन को छोड़कर चली जाए। और वो इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि चाओ असल में शेन को पसंद करती है, इसलिए वो उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए उसे ऐसी धमकी दे रही थी। और क्योंकि शेन की फैमिली ने चाओ का इतना अच्छे से ख्याल रखे थे तो इस वजह से वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो वो वापस कंट्री आने के लिए मान गई थी और उसने शेन को इस बारे में पता भी नहीं लगने दी थी, नहीं तो फिर वो उसे जाने नहीं देता। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और चाओ ये सारी चीज़ें याद करते हुए शेन को हक करके उसे बताने लगती है कि ब्रदर मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करी। शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या इतने सालों से तुमने बहुत सफ़र करी हो। तो फिर ये बताने लगती है कि मैं जानबूझ के तुम्हें और मॉम को छोड़कर नहीं गई थी, बस मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वैन कहीं मॉम को कुछ कर ना दे, उसने मुझे धमकी दी थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो ये कहता है कि तुम कितनी बुद्ध हो, ऐसे कोई भी आकर तुम्हें बुली करेगा और तुम उसकी बात मान जाओगी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरे से डर जाया करो। तो चाओ मन में सोचती है कि उस लड़की ने उसे शेन के नाम पर ही धमकी दी थी, इसलिए ही तो वो उसके लिए उसे छोड़कर चली गई थी। फिर यहाँ पर चाओ पूछती है कि मॉम अब कैसी है, तो ये बताता है कि मॉम तुम्हें इतने सालों से कितना मिस करती थी और तुम उन्हें देखने एक बार भी नहीं आई। और वैसे ये बताओ अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो क्या तुम उस बेकार लड़के से सच में शादी करने वाली थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूतुंग ने यहाँ पर येन को चाओ के बारे में बता चुकी होती है कि वो अभी किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है, पर इस बात पर येन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ज़रूर उसने किसी भी मैन को एक्टिंग करने के लिए ढूंढ ली होगी ताकि वो मुझे गुस्सा दिला सके, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शेन चाओ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस येन को पसंद करती हो, कितना बेकार लड़का है और उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं है। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, वो तो मेरी फैमिली उससे मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं इसलिए मैं मान गई थी। तो ये कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना कि इन 3 सालों में तुम उसकी बड़ी केयर करती हो और इस बारे में सब कोई जानता है कि वो जब भी तुम्हें बुलाता है और जो काम देता है तुम उसकी सारी बातें सुनती हो और उसके पास ही घूमते रहती हो। तो फिर चाओ यहाँ बैठकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं उस येन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो तो बस फैमिली को खुश करने के लिए मैं उसके साथ ये सब एक्टिंग कर रही थी। और वैसे भी उस येन की तो एक फ़र्स्ट लव भी है जो कि अब्रॉड से वापस आ गई है और वो ज़रूर उसी के साथ होगा और उस सब मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है, तो हमारी ये शादी हो ही नहीं सकती। शेन कहता है कि क्या सच में। तभी इतने में यहाँ पर चाओ को येन की कॉल आ जाती है, तो ये कहता है कि क्या उसका कॉल नहीं उठाओगी, तो फिर ये उठा लेती है। तो फिर वो इसे चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी वाइल्ड मैन को ढूंढ लियो, देखो फालतू ये सब नाटक करना बंद करो क्योंकि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तो फिर चाओ से चिल्लाती है और कहती है कि तुम जिस वाइल्ड मैन की बात कर रहे हो ना वो मेरे साथ ही है, ठीक है, तो तुम मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर उसका कॉल कट करती है। फिर शेन उसके पास आ जाता है और पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे वाइल्ड मैन कह रही थी। तो ये कहती है कि मैंने तो बस ऐसी कैजुअली कह दी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और हाँ तुम कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहे हो। तो फिर वो कहता है कि बचपन में तो हम इससे भी ज़्यादा क्लोज थे। तो फिर चाओ जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं आपके लिए होटल में रूम बुक कर देती हूँ, आप वहीं पर रुक जाओ। तो ये कहता है कि आखिर मैं होटल में क्यों रहने जाऊँगा, जब तुम यहाँ पर हो तो मैं भी यहीं पर ही रुकूंगा। तो ये सुनकर ही शॉक होती है। शेन पूछता है कि क्या नहीं रुक सकता, तो फिर चाओ को मानना पड़ जाता है और वो कहती है कि ठीक है मैं टॉवल लेकर आती हूँ, आप शावर लेने चले जाओ। दूसरी ओर फुयन तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि चाओ ने आखिर मेरा कॉल कैसे कट कर दी। तभी यहाँ पर यूतोंग से कहने लगती है कि जाने दो, उसे छोड़ो ना, वैसे भी तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती है, देखो अभी मैं उसे जा रहा हूँ मनाने के लिए और तुम अपना खुद चले जाना। ऐसा बोलकर ये इसे यहीं पर ही छोड़कर कार से चला जाता है और फिर यूतोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर ये तेज़ी में कार चलाते हुए चाओ को कॉल लगा रहा होता है पर वो इसका कॉल नहीं उठा रही होती है। तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन शावर लेने के बाद जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो चाओ तो इसकी बॉडी देखती रह जाती है। फिर वो यहाँ पर उसके बाल सुखाने में हेल्प करने लग जाती है
और तभी भी उसे देखी जा रही होती है। फिर वो गलती से जल जाता है तो ये कहती है कि सॉरी, और फिर वो जल्दी से प्लग वगैरह निकालने लगती है तो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर इतने में इसके घर के बाहर फुयन पहुंच जाता है और वो बहुत ही गुस्से में दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और जल्दी से अंदर आकर इन दोनों को ऐसे देखते हुए चिल्लाने लगता है कि चाओ, तुम सच में यहाँ किसी वाइल्ड मैन के साथ हो? आखिर तुम मेरे साथ चीट कैसे कर सकती हो? तो चाओ इसे चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का दरवाजा तोड़कर यहाँ पर आने की? तो फिर ये कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, यहाँ पर मुझे चीट कर रही हो। तो चाओ कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं किसी के भी साथ हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो येन कहता है कि सच में तुम इस वाइल्ड मैन के लिए मुझे छोड़ रही हो? तभी हम देखते हैं कि शेन तो यहाँ पर अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो गोली को लोड करके इसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अगर तुमने अभी एक और वर्ड बोलकर चाओ को इंसल्ट करे ना तो फिर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ही मार सकता हूँ। तो फुयन डर जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन? फिर चाओ तो डर जाती है कि इस फुयन की वजह से शेन फालतू में प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती है। फिर वो उसे रोकने लगती है तो शेन पूछता है कि तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रही हो? तो चाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो। फिर शेन फुयन को वार्निंग दे देता है कि अब भी यहाँ से निकल जाओ। तो फिर चाओ भी इससे कहती है कि जाओ नहीं तो फिर तुम बचोगे नहीं। तो ये यहाँ से जाते हुए चाओ से कहते हुए जाता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर शैनी से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, पर ये सब क्या है? अब तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी? तो फिर ये कहती है कि वो ना बहुत ही ईगो वाला इंसान है और मैंने सभी के सामने अपनी और उसकी शादी कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दी, तो वो ज़रूर अपनी इमेज खराब होने के डर से यहाँ पर मुझे शादी के लिए मनाने आया था। तो शैन कहता है कि क्या सच में? तो चाओ कहती है कि हाँ। फिर वो देखती है कि अब उसके घर के दरवाजे का डोर तो टूट चुका है, तो कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, लॉक तो टूट गया है। शैन कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी मुझे ये जगह सही नहीं लग रही थी। तो चाओ कहती है कि ये जगह सही नहीं है लेकिन ये तो यहाँ का सबसे बेस्ट विला है। तो ये कहता है कि एक काम करो, तुम अपने लगेज पैक करो और मेरे साथ घर चलो। तो चाओ कहती है कि घर पे? तो ये कहता है कि हाँ, हमारे घर पे। दूसरी ओर यूतोंग यहाँ हॉस्पिटल में होती है और इसे चाओ के ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है कि उसकी वजह से फुयन उसे फिर से छोड़कर चला गया। फिर इसके हाथ में पेन होने लगता है और ये सोचती है कि नहीं, मैं उन दोनों को वापस एक नहीं होने दूंगी। फिर ये तुरंत ही फुयन को कॉल करती है और उसे एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ में हूँ और यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या तुम मेरा ख्याल रखने नहीं आओगे? तो फुयन कहता है कि मैं अब भी आ रहा हूँ। फिर कॉल रखते ही बहुत ही खुश होने लगती है कि मुझे पता था कि चाओ चाहे जो कर ले, मेरे एक कॉल से फुयन मेरे पास ही आएगा। फिर फुयन यहाँ पर पहुँच जाता है और ये इसके सामने अच्छे से बीमार होने का नाटक कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एक अच्छे घर पे रहने की ज़रूरत है जहाँ पर उसे सनराइज़ भी अच्छे से देखने को मिले। फिर वो उसे एक एरिया का नाम बताती है जो कि काफ़ी अच्छा और महंगा एरिया है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए घर ले लूँगा। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। दूसरी ओर शैन यहाँ पर चाओ को एक बहुत बड़े विला के सामने ले आता है तो ये शौक होती है जगह देखकर और कहती है कि इतना लग्जरियस, क्या ये सच में तुम्हारा घर है? तो ये कहता है कि मेरा नहीं, तुम्हारा है। ये सुनते के साथ ही चाओ खुश होती है और जल्दी से शैन को हक करके उसे थैंक यू कहने लगती है। फिर ये कहता है कि ठीक है और वो उसे दूर करता है और मन में सोचता है कि आखिर तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास कब होगा। फिर वो इसे बताने लगता है कि ये विला मैं तुम्हें तुम्हारे 18th बर्थडे के गिफ्ट में देने वाला था, लेकिन फिर तब मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया, लेकिन लगता नहीं कि अभी भी कोई देर हुई है। फिर चाओ से बताती है कि मुझे ये बहुत ही पसंद आया। तो शैन कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया, तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर सेटल हो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ की नींद खुलती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली इतने दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। फिर इतने में शैन यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है और फिर शैन से कहता है कि तुम और क्यों नहीं सो जाती? तो ये बताती है कि नहीं, कंपनी में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मुझे उस पर काम करने जाना है। फिर शैन यहाँ मन में सोच रहा होता है कि चाओ और मेरी बीच की चीज़ें मुझे धीरे धीरे लेनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर फुयन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ये एरिया देखने आया होता है यहाँ पर यूतों के लिए घर खरीदने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है पर ये फिर भी उसके लिए खरीदना चाह रहा होता है और तभी ये यहाँ पर चाओ को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, कहीं तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर तो नहीं आ गई? तो चाओ उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, ये बहुत ही महंगा एरिया है, तुम यहाँ पे रह सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ की जगह अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तभी इतने में सिक्योरिटी गार्ड से बताता है कि अपना मुंह बंद रखो, यही इस विला की ओनर है। ये सुनकर फिर ये कहता है कि अच्छा, तो तुमने ज़रूर उससे अपने वाइल्ड मैन के जरिए ही जगह को खरीदी होंगी। तो अभी मेरी बात सुनो और यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर यूतोंग रहेगी।
तो ये सुनते के साथ ही ये इसके पैर पे मारती है और सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दे देती है कि इस बंदे को अगली बार से यहाँ आसपास भी आने मत देना। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है और फिर फुयन का असिस्टेंट उसे यहाँ से लेकर जाता है। फिर फुयन जब यहाँ हॉस्पिटल में यूतोंग से मिलने पहुँचता है तो फिर वो जल्दी से पूछने लग जाती है कि क्या उसकी बात हो गई और उसने विला खरीद ली है। तो फिर ये कहता है कि नहीं, एक्चुअली वहाँ पर अभी चाव रह रही है। तो ये सुनते के साथ ही ये कहती है कि आखिर वो वहाँ पर कैसे रह सकती है, अच्छा कहीं वो अपने वाइल्ड मैन की सपोर्ट की वजह से तो नहीं रह रही है। तो ये सुनते के साथ ही इसे गुस्सा आ रहा होता है कि सच में वो कितनी बेकार लड़की है। फिर ये इसे कहने लगती है कि गुस्सा मत हो, वैसे भी तुम्हारी और उसकी शादी तो टूट चुकी है ना। फिर फुयन कहने लगता है कि आज मैं डिनर पार्टी में जाने वाला हूँ तो वहाँ पर मैं ग्रैंडपा से बात करूँगा और तुम्हारे लिए वहाँ का विला खरीद लूँगा। तो फिर ये बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वैसे क्या मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पार्टी में चलूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो फिर ये कहता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। फिर दूसरी ओर हम चाओ को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है और वो 10 मिलियन वाले प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन उससे मिलने पहुँच जाता है और उसे डिनर पार्टी का इन्विटेशन दिखाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तो फिर ये कहती है कि लेकिन पार्टी के लिए मैंने ड्रेस तो नहीं पहनी हूँ। तो ये इसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हें अच्छे ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं। शैन यहाँ चाओ को साथ में पार्टी में ले आता है और कहता है कि तुम अपना खाना वगैरह एंजॉय करो जब तक मैं बिजनेस की बातें कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूतोंग चाओ को देख लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि ये यहाँ पार्टी में कैसे आ गई। फिर ये अपनी फ्रेंड्स लोग को कहती है कि चलो उसे जाके हेलो कहते हैं और फिर यूतोंग इन लोगों के साथ मिलकर चाओ का मजाक उड़ाने पहुंच जाती है और यूतोंग की फ्रेंड चाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी तो फुयन के साथ अपनी एंगेजमेंट टूट चुकी है ना, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये मेरी फैमिली की पार्टी है, यहाँ पर तुम्हें इनविटेशन किसने दिया आने के लिए, या तुम ऐसे ही मुँह उठा के आ गई हो? तो यूतोंग कहती है कि ऐसा मत बोलो, चाओ आखिर मेरी फैमिली की रियल डॉटर है। लिन कहती है कि काय की रियल डॉटर हुई है जब इसकी खुद की फैमिली भी इसे पसंद नहीं करती है और वो लोग ने इसे निकाल चुके। इसके पास तो इतने पैसे नहीं कि ये एक डिसेंट कपड़े खरीद सके यहाँ पार्टी में आने के लिए, तुम्हें तो इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। फिर सभी लोग भी साथ देने लगते हैं कि हाँ इसे इस पार्टी से निकाल दो। तभी इतने में यहाँ पर फुयन आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है। तो जल्दी से यूतोंग से बताने लगती है कि चाओ यहाँ पर तुमसे मिलने आ गई है तो इसे ब्लेम मत करना, ये शायद तुम्हें भुला नहीं पा रही है। तो फिर फुयन भी कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों, तुम अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हें पता नहीं लगा कि अब मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ से चली जाओ। फिर लिन कहने लगती है कि चाओ तुमने सुन ली, फुयन तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता है, अब तो तुम्हारा रिच फैमिली में शादी करने का सपना तो टूट गया। तो चाओ कहती है कि मैं तो उल्टा इसे थैंक्स करूँगी कि अब ये मेरे से शादी करने के लिए पीछे नहीं पड़ा है। तो फिर लिन कहती है कि सच में तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई है और यहाँ मेरी पार्टी में आने से पहले तुम कम से कम पहले अपने कपड़े तो देख लेती, गरीबों वाले पहनी हुई हो। ऐसा बोलकर वो चाओ का मजाक उड़ाकर हंसने लगती है तो चाओ इसे सीधा थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जल्दी से यूतोंग से कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम लिन को कैसे मार सकती हो, हमारी फैमिली अभी उसकी कंपनी के साथ ही बिजनेस डील कर रहे हैं जो कि अब तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगी। तो चाओ कहती है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है, वैसे भी मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ ली हूँ। फिर लिन गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगती है और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंको। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से ये सारी चीजें शेन देख रहा होता है और वो लिन के भाई के साथ यहाँ बिजनेस डील के बारे में बात करने आया होता है और उससे कह देता है कि जब तुम अपनी खुद की बहन को नहीं संभाल पा रहे हो, वो यहाँ पे लोगों को बुली कर रही है, तो फिर आखिर मैं तुम जैसे पर्सन के साथ काम क्यों करूँ। तो मिस्टर जैन कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत करना, मैं अभी सब चीज संभालता हूँ। और फिर वो यहाँ पर आकर लिन को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। और फिर वो चाओ से अच्छे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चाओ तो समझ जाती है कि ज़रूर ये सब शैन की वजह से। फिर वो यहाँ से खुश होकर चली जाती है और लिन कहने लगती है कि भाई आपको क्या हो गया, आपने मुझे मारा क्यों। तो फिर वो इसे चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे $1 बिलियन के बिजनेस डील का नुकसान हो रहा है। तो वो कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, मैं तो बस उस बेकार लड़की को सबक सिखा रही थी। तो फिर मिस्टर जैंग कहते हैं कि लगता है तुम अभी भी नहीं मानोगी, तुम रूम में चलो और अपनी गलती का एहसास करो। ऐसा बोलकर वो सभी के सामने ही अपनी बहन लिन को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग अपनी सिस्टर लिन को लेकर आ जाते हैं, उसे
ज़बरदस्ती यहाँ चाओ से माफ़ी मंगवाने के लिए और कहते हैं कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो फिर मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट का बिजनेस डील ख़राब हो जाएगा। तो फिर लिन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि चाओ इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, मुझे तो पता ही नहीं रहा। फिर ये लोग यहाँ चाओ के ऑफिस में आ जाते हैं। तो चाओ कहती है कि आखिर आप लोगों को मुझसे क्या काम है। तो फिर मिस्टर जैंग लिन से कहते हैं कि चलो माफ़ी मांगो। तो फिर वो सॉरी कहने लगती है। चाओ कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। तो फिर मिस्टर जैंग लिन को वापस से सॉरी बोलते हैं। तो फिर वो कहती है कि क्या अब तुम मुझे माफ़ करोगी। चाओ कहती है कि मिस्टर जैंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर मुझसे सिंसियरली माफ़ी मांग रही है। तो फिर मिस्टर जैंग अपनी सिस्टर लिन को चिल्लाकर बाहर जाने बोलते हैं और चाओ से पूछने लगते हैं कि आखिर आपका और मिस्टर शेन का क्या रिलेशन है। चाओ कहती है कि ये आप क्यों जानना चाहते हैं। तो मिस्टर जैंग कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी और मिस्टर शेन की बिजनेस डील ख़राब हो और इस